आज का जो अपन का टॉपिक होगा, अपन पढ़ेंगे समाजवाद की अवधारणा का विकास। कि समाजवाद की जो अवधारणा थी उसका विकास किस प्रकार से हुआ। समाजवाद का विकास, ये वाला जो अपना टॉपिक है इसको अपन प्रबोधन काल के बाद में क्यों पढ़ते हैं, इसके पीछे कारण क्या है कि समाजवाद का जो टॉपिक है अपन प्रबोधन काल के बाद में ही क्यों पढ़ रहे हैं। इसके पीछे अपन थोड़ा सा जो कारण है उनका थोड़ा सा विश्लेषण करते हैं। तो देखें सबसे पहले कि क्यों पढ़े इसको प्रबोधन काल के बाद, क्यों। देखो, मैंने आपको बताया था कि इतिहास के अंतर्गत जो घटनाएं हो रही है वो एक के बाद एक होती है। ऐसा नहीं है कि एक घटना हो गई फिर उसके बाद में अपन लास्ट वाली कोई घटना पढ़ रहे हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। एक घटना हुई, उसका जो परिणाम निकला उस परिणाम से यानी उस रिजल्ट से ही अगले वाली घटना होने वाली है, इसके अलावा कोई दूसरी घटना होने वाली नहीं है। तो प्रबोधन काल और जो पुनर्जागरण काल वाला अपने पढ़ा था उसके बाद में जो घटनाएं हुई थी उन घटनाओं के बारे में, उन घटनाओं का जो परिणाम निकला था उसके बारे में अपन अध्ययन करते हैं। प्रबोधन काल का अध्ययन ये निकला था या परिणाम अपन ने ये देखा था कि विज्ञान को केंद्र में रखा, यानी वैज्ञानिक अवधारणा विकसित हुई। विज्ञान को केंद्र में रखा और उसके बाद में किसको केंद्र में रखा, मानव। चलो जी, अपने विज्ञान को जब केंद्र में रखा तो वैज्ञानिक खोजों का क्या हुआ, विकास। विभिन्न प्रकार के समुद्री मार्गों का विकास हुआ, एक स्थान से दूसरे स्थान पे लोग आवागमन हुआ। आवागमन होने के पश्चात जो घटनाएं हुई उनके बारे में अपन थोड़ा सा विश्लेषण करते हैं। देखना, जब विज्ञान की अवधारणा अपनी चरम सीमा पे प्रबोधन काल के तहत पहुंची उसके बाद में जो घटना निकली उस घटना को अपन देखें। उसके बाद में कौन सी घटना निकली, विभिन्न प्रकार की खोज हुई। क्या हुई, खोज। उसके अंतर्गत अपन एक समुद्री खोज को सर्वश्रेष्ठ मानते हैं। चलो जी, विभिन्न प्रकार के वैज्ञानिक आविष्कार हुए। चलो जी, एक खोज फिर उसके बाद में आविष्कार। चलो जी, अब जब ये आविष्कार हुआ, खोज हुआ, इसके बाद में जो रिजल्ट निकला वो निकला व्यापार। व्यापार बढ़ा, लोग क्या करने लगे, आयात और निर्यात। ये अवधारणा विकसित हुई। जब ये आयात और निर्यात करने लगे, कच्चा सामान खरीदना, उसको उद्योगों के अंतर्गत ले जाके निर्मित करना और वापस उसको बेचना। जब व्यापार बढ़ा उसके बाद में लोगों ने क्या स्थापित करना स्टार्ट कर दिया, उद्योग लगाने स्टार्ट कर दिए। उद्योग लगाने स्टार्ट कर दिए तो ये निजी संपत्ति होने लग गई, यानी कुछ लोगों के पास में इनका अधिकार आ गया। तो उद्योगपति या फिर पूंजीपति वर्ग का विकास हुआ। किसका वर्ग का विकास हुआ, पूंजीपति। देख लो, एक के बाद एक घटना हो रही है, डायरेक्टली घटना नहीं हो रही है। पूंजीपति वर्ग का विकास होने के बाद में इनको उद्योगों के अंतर्गत काम करने के लिए, कारखानों के अंतर्गत काम करने के लिए किसकी जरूरत पड़ी, श्रम की। अब श्रम की जब जरूरत पड़ी तो पूंजीपति वर्ग के बाद पूंजीपतियों ने लोगों को खोजना स्टार्ट किया कि हमारे कारखाने के अंतर्गत, हमारे उद्योगों के अंतर्गत काम करोगे। तो मानव श्रम की जरूरत पड़ी तो विकास किसका हुआ, श्रमिक वर्ग का। इस श्रमिक वर्ग का विकास हुआ, क्यों, काम करने के लिए। काम कहां पे करने के लिए, उद्योगों के अंतर्गत। अब देखना, ये क्या बन चुका है, मालिक। ठीक, ये क्या बन चुका है, मजदूर या फिर श्रमिक।
ये श्रमिक है, ये मजदूर है। जब अपन कार्ल मार्क्स का सिद्धांत पढ़ते हैं मार्क्सवाद, उसके तहत पूंजीपति वर्ग का और श्रमिक वर्ग का जो आपस में संबंध होता है, आपस में जो इनके हित टकराते हैं, परस्पर जब दोनों आपस में विरोधी होते हैं, तो उसको विस्तार से वहां पे समझाया गया है। यानी उसके तहत अतिरिक्त आय का एक सिद्धांत, पूरा एक अलग से टॉपिक है, उसके तहत बताया गया है कि पूंजीपति वर्ग के जो लोग होते हैं, जो अधिक पैसे वाले जो लोग होते हैं, जो उद्योगपति होते हैं, वो किस प्रकार से मजदूरों का शोषण करते हैं। समझ में आया कुछ? ये देखना, मैंने बताया समाजवाद वाली अवधारणा क्यों आ रही है, उसके पीछे कोई घटना होगी तभी समाजवाद वाली अवधारणा विकसित होगी। ऐसे समाजवाद वाली अवधारणा नहीं आने वाली है। विज्ञान है केंद्र में रख रहे हैं, मानव को केंद्र में रख रहे हैं, विभिन्न प्रकार की खोज हो रही है, विभिन्न प्रकार के आविष्कार हो रहे हैं, और इनके बाद में व्यापार को बढ़ावा मिल रहा है, व्यापार आयात निर्यात लोग कर रहे हैं। उसके पश्चात जो अवधारणा विकसित हो रही है उद्योगपति, उद्योगों का विकास हो रहा है, कारखानों का विकास हो रहा है, उसके पश्चात की जो अवधारणा आ रही है वो पूंजीपति वर्ग वाली है, मालिक और मजदूर वाली अवधारणा विकसित हो रही है। अब एक बात बताओ कि ये उद्योगपति भी वहां पे काम कर रहा है, यानी अपने कारखानों को जितने भी है, उद्योग जितने भी उनको वहां पे देख रेख कर रहा है। ये श्रमिक भी वहां पे देख रेख कर रहा है। इसको आय का अत्यधिक अनुपात मिल रहा है। किसको मिल रहा है? इस मालिक को। यानी ज्यादा आय मिल रही है किसको मिल रही है? मालिक को। और इस मजदूर को वही पैसे मिल रहे हैं जो उसने, इस मालिक ने निर्धारित किए हैं। कि जैसे मान लो कि उस टाइम पे अपन 10 रुपए मानते हैं कि 10 रुपए तेरे को एक दिन के पैसे मिलने वाले हैं, जबकि इन श्रमिकों को किसी प्रकार का कोई नॉलेज नहीं है। यानी ये क्या कर रहे हैं? काम कर रहे हैं, अपनी मजदूरी कर रहे हैं और पेट भर रहे हैं। कुछ विद्वान, कुछ विचारक उस समय आए, उन्होंने सोचा कि एक वर्ग जो है वहीं पे काम कर रहा है, दूसरा वर्ग भी वहीं पे काम कर रहा है। इसके पीछे कारण क्या है कि एक वर्ग अमीर बनता जा रहा है और एक वर्ग गरीब बनता जा रहा है। यानी जो आर्थिक न्याय है वो तो क्या हो रहा है? असंतुलित हो रहा है। यानी एक का पलड़ा यहां पे और एक का पलड़ा यहां पे है, बल्कि काम ये वर्ग ज्यादा कर रहा है। यानी मेहनत तो ये ज्यादा कर रहा है, ये तो कुछ ही रिस्क ले रहा है अपने क्षेत्र के अंतर्गत। तो फिर इस प्रकार का असंतुलन कैसे है? इस प्रकार का अंतर कैसे है? इसको परिभाषित करने के लिए विभिन्न जो विद्वान, जो विचारक हुआ करते थे, उन्होंने नवीन अवधारणा का विकास किया। उसका नाम क्या रखा उन्होंने? समाजवाद। उन्होंने क्या रखा? समाजवाद। अब देखना, इस प्रकार की घटनाओं का विकास जब हुआ, तब उसके बाद में क्या आने वाला है? समाजवाद आने वाला है। अब देखना यहां पे एक समाज के अंतर्गत एक व्यक्ति अमीर है, बहुत अमीर है, उसके पास में काफी संपत्ति रखी हुई है, जबकि एक वर्ग के पास में क्या है? कुछ भी नहीं है, खाने के लिए दाने भी नहीं है। तो लोगों ने सोचा कि ये तो गलत है। तो लोगों ने क्या किया? ये अवधारणा विकसित की। क्यों? क्योंकि पूंजीपति वर्ग जो है वो शोषण कर रहा है। किनका कर रहा है? गरीब श्रमिक वर्ग का। उनका क्या कर रहा है? शोषण कर रहा है। अब देखना यहां पे, तो समाजवाद की अवधारणा के अंतर्गत जो दूसरी घटना हुई उसको अपन समझते हैं कि समाजवाद आया कैसे। आर्थिक, इन समाजवाद के जो विचारक हुआ करते थे उनका कहना था ये आर्थिक सामाजिक, ये अवधारणा निकल कर आई कि समाज के अंतर्गत कोई व्यक्ति रहता है तो उसके साथ में आर्थिक न्याय सम्मान होना चाहिए, यानी बराबरी का अधिकार होना चाहिए। न कोई गरीब हो, न कोई अमीर हो,
किसी भी प्रकार की कोई अवधारणा नहीं होनी चाहिए। ये बात किसने कही? इन समाजवादी विचारकों ने। दूसरा अपन पॉइंट देखें तो इन्होंने क्या कहा कि धन तथा संपत्ति, इन्होंने क्या कहा कि धन और संपत्ति का वितरण, वितरण का मतलब क्या होता है? बांटना। वितरण तथा नियंत्रण कि उसके ऊपर किसका आधिपत्य हो। समझ में आ रहा है कि एक क्षेत्र के अंतर्गत बहुत सारी धन है, बहुत सारी संपत्ति है, उसका वितरण और उसका जो नियंत्रण है वो किसी एक व्यक्ति का नहीं होना चाहिए, यानी निजी नियंत्रण न हो। ये बात कौन कह रहे हैं? समाजवादी विचारक कह रहे हैं। ये जो समाजवादी विचारक है इनका कहना है कि निजी संपत्ति नहीं होनी चाहिए, जबकि इसका वितरण और नियंत्रण जो हो वो किसके अधीन होना चाहिए? राज्य के अधीन होना चाहिए। तो समाजवादी विचारकों ने किसको सर्वश्रेष्ठ मानना स्टार्ट कर दिया? राज्य को। कि एक व्यक्ति के अंतर्गत अगर संपत्ति अर्जित करता चला गया हो, कुछ समय तक वो क्या करेगा? गरीब लोगों का शोषण नहीं करेगा, लेकिन जब उसके पास में अतिरिक्त धन संपदा इकट्ठा हो जाएगी, उसके पश्चात जो उसका परिणाम निकलेगा वो शोषण पूर्वक परिणाम होगा और गरीब लोगों का, श्रमिक वर्ग का वो क्या करने वाला है? शोषण करने वाला है। तो इन्होंने समझा कि इस प्रकार की अवधारणा ही नहीं हो, यानी निजी संपत्ति को समाप्त कर दिया जाए और राज्य का उसके ऊपर नियंत्रण कर दिया जाए। यानी इसको अपन कह सकते हैं सामूहिक स्वामित्व। कि निजी जो संपत्ति है या फिर किसी भी प्रकार की कोई भी संपत्ति है उसके ऊपर सबका नियंत्रण होना चाहिए, किसी एक व्यक्ति का नियंत्रण नहीं होना चाहिए। ये बात कौन कह रहे हैं? समाजवादी विचारक। क्यों कह रहे हैं? क्योंकि श्रमिक वर्ग का और पूंजीपति वर्ग का अंतर जो इन्होंने देखा उस समय वो काफी था, यानी कि एक वर्ग यहां पे था और एक वर्ग यहां पे था। तो इन्होंने समझा कि जब संपत्ति के ऊपर सामूहिक नियंत्रण होगा तो न उसमें कोई गरीब होगा न कोई उसमें अमीर होगा। ये अवधारणा निकल कर आई कब? प्रबोधन काल के बाद। समाजवादी विचारधारा जो थी उस समय निकली। अब अपन देखते हैं कि इन्होंने तो ये कहा, इन्होंने इसलिए कहा क्योंकि उनके पास खुद के पास में था नहीं कुछ, ठीक है। तो जब दूसरे इकट्ठे कर रहे थे तो उन्होंने भी सोचा कि यार ये इकट्ठे कर रहे हैं, अपने पास में तो कुछ नहीं है, तो अपन कोई तो विचार दें। तो इन्होंने समाजवाद का विचार दिया। अब अपन इसके बाद बात करते हैं विकास की, कि इसका विकास कहां से हुआ। तो इसका विकास अपन ने जो देखा वो था फ्रांस और ब्रिटेन में, यहां पे इनका विकास हुआ। समाजवाद की अवधारणा का जो विकास हुआ वो कहां पे हुआ? फ्रांस और ब्रिटेन में। अब देखो कि एक विचारक का नाम था जिसका नाम था थॉमस पेन। ये जो विचारक थे इन्होंने प्राकृतिक अधिकारों की वकालत की। देखो मैं लिख रहा हूं यहां पे, कौन से अधिकारों की वकालत की? प्राकृतिक अधिकारों की। जब समाज के अंतर्गत पूंजीपति वर्ग का वर्चस्व होने लगा तब थॉमस पेन समाजवादी विचारक, इसने किन अधिकारों की वकालत की? प्राकृतिक। कि प्रकृति ने सबको सम्मान माना है, सम्मान अवसर दिए हैं। किसने? प्रकृति ने। यह बात कौन कह रहे? थॉमस पेन। यानी थॉमस पेन का यह कहना है कि प्रकृति जो है वो सबके साथ में जब सम्मान व्यवहार कर रही है, सबको सम्मान अवसर दे रही है, तो इस प्रकार का अंतराल क्यों? यानी सबको समान रूप से देखा जाए, गरीब हो तो गरीब ही रहे या फिर अमीर हो तो अमीर रहे हैं। ये इन्होंने अवधारणा दी। तो अपन ने ये देखा कि
थॉमस पेन जो थे, इन्होंने इस प्रकार की अवधारणा को विकसित करने में अपना उल्लेखनीय योगदान दिया। अब देखना, इन्होंने दूसरी जो बात कही वो उन्होंने क्या कहा, थॉमस पेन साहब ने, कि जो भूमि है, भूमि के ऊपर, किसके ऊपर, भूमि के ऊपर किसका नियंत्रण होना चाहिए, राजकीय नियंत्रण होना चाहिए, यानी सरकार का नियंत्रण होना चाहिए, राज्य का नियंत्रण होना चाहिए। इसके पीछे उन्होंने कारण दिया क्यों होना चाहिए, कि जब इनका सरकार का नियंत्रण रहेगा तो जो श्रमिक वर्ग है, कौन सा वर्ग, श्रमिक वर्ग, उनके हितों की क्या की जा सकेगी, सुरक्षा की जा सकेगी। इस प्रकार की अवधारणा को उन्होंने विकसित किया कि भूमि के ऊपर जब सरकार का नियंत्रण होगा तो श्रमिक वर्ग के हितों के साथ में किसी भी प्रकार का अहित नहीं होगा। अब अपन देखते हैं जो महत्वपूर्ण एक दो विचारक और थे, उनके बारे में भी अपन चर्चा करेंगे। उससे पहले मैं आपको बताऊंगा कि जो ये समाजवाद की जो अवधारणा थी ना, वो प्रारंभ में या फिर आरंभ के अंतर्गत अपन इसकी बात करें तो थोड़ी ठीक ठाक नहीं थी। क्यों नहीं थी, इसके पीछे जो एक कारण था कि इन्होंने जो बात की वो काल्पनिक तथा आदर्शवादी, कि ये कल्पनाओं के अंतर्गत रहते थे कि एक ऐसा राज्य होना चाहिए, उस राज्य के अंतर्गत सबका अधिकार हो, कोई उसके ऊपर किसी प्रकार का नियंत्रण नहीं हो, यानी स्वतंत्र हो व्यक्ति और जैसे चाहे वो अपनी मर्जी करे। किसी भी प्रकार का कोई भी व्यक्ति है वो अपने अधिकारों को प्राप्त करे, संपत्ति किसी के साथ में ज्यादा नहीं होनी चाहिए, एकदम से बराबर होनी चाहिए, सब इक्वल हो, बराबर हो। तो ये कल्पना मात्र की अवधारणा थी, आदर्शवादी अवधारणा थी, इसका कोई आधार उन्होंने नहीं दिया, वैज्ञानिक तथ्य नहीं दिया। ये समाजवादी विचारक हमेशा एक बात कहते हैं कि समाजवाद राज्य की स्थापना होना चाहिए, समाजवादी राज्य की स्थापना होनी चाहिए, लेकिन स्थापना तो होनी चाहिए, इसके पीछे उन्होंने कोई उपाय नहीं बताया, कोई उपाय नहीं बताया कि सर आप ये बात बताते रहो बार बार कि समाजवादी राज्य की स्थापना होनी चाहिए, लेकिन इन्होंने ये नहीं कहा कि क्यों होनी चाहिए, कि बराबर हो, लेकिन क्यों का तो आंसर दे दिया, कैसे हो इसका उन्होंने किसी भी प्रकार का कोई भी उपाय नहीं बताया। यानी बात करते थे, उपाय इनके पास में था नहीं कि समाजवादी राज्य की स्थापना कैसे होगी। तो इनका इतना कहना था, आदर्शवादी थी और इसको स्वीकार नहीं किया गया, क्योंकि आपको पता है कि जो पूंजीपति वर्ग के जो लोग हैं वो कितनी रिस्क लेते हैं, कितना अपना जो संपत्ति अर्जित करते हैं उसको व्यय करते हैं और फिर उसके बाद में वो क्या करते हैं, अपने जो आर्थिक विकास है उसको बढ़ा पाते हैं। तो अंतर तो होगा ही होगा, एक व्यक्ति जो है वो निठल्ला बैठा हुआ, एक व्यक्ति काम कर रहा है, तो गरीबी और अमीरी का अंतर डेफिनेटली आएगा। फिर देखना इनके एक दो विचारकों के नाम अपन और देख लेते हैं। एक का नाम था सेंट साइमन, ठीक, इन विचारकों का भी अपन देखेंगे कि ये क्या कहते थे। दूसरे का नाम था चार्ल्स पेयूरिए, ठीक है। तीसरे साहब का नाम था लुई बला, ये थोड़े से नाम आपको याद रखने हैं। फिर एक चौथे जो थे उनका नाम मैं यहाँ पे लिख देता हूँ आपको, रॉबर्ट ओवेन। इनका चार महत्वपूर्ण विचारक थे। तो देखो, सेंट साइमन, चार्ल्स पेयूरिए, लुई ब्ला और रॉबर्ट ओवेन,
इनके बारे में अपन एक एक लाइन डिस्कस कर लेते हैं कि ये क्या कह रहे थे। सेंट साइमन साहब ने क्या किया कि जो पूंजीपति वर्ग और जो श्रमिक वर्ग था इसकी पहचान की इन्होंने। किसने? सेंट साइमन ने। कि एक पूंजीपति वर्ग का उदय हुआ है, यहाँ पे एक श्रमिक वर्ग का उदय हुआ है। ये पूंजीपति वर्ग इस श्रमिक वर्ग का क्या करता है? हमेशा शोषण करता है। यानी पूंजीपति वर्ग क्या है? शोषक, और ये क्या है? शोषित। यानी ये इसका क्या करता है? शोषण करता है। किसका करता है? श्रमिक वर्ग का। तो ये शोषित हो गया, ये शोषक हो गया। ये पहली अवधारणा इन्होंने दी, यानी पहचान की इसकी। दूसरी अवधारणा इन्होंने जो दी उसको अपन और देख लेते हैं। इन्होंने क्या कहा कि जो सामंतवाद है वो क्या होना चाहिए? समाप्त होना चाहिए। ये सामंतवाद के विरोधी थे। सामंतवाद एक पूरा का पूरा टॉपिक है। सामंतवाद का विकास कैसे हुआ, उसकी प्रकृति, उसका स्वरूप, सामंतवाद के परिणाम क्या निकले, वो पूरा का पूरा अपन पढ़ेंगे। यूरोपीय सामंतवाद की अवधारणा कैसी थी, भारतीय सामंतवाद की अवधारणा कैसी थी, उसको अपन विस्तार से चर्चा करेंगे। सामंतवाद समाप्त होना चाहिए। लेकिन सेंट साइमन थे वो पूंजीवाद इसके विरोधी नहीं थे। कौन? सेंट साइमन जो थे वो पूंजीवाद के क्या नहीं थे? विरोधी नहीं थे। इनका क्या कहना था कि अपन को सिस्टमेटिक तरीके से पूंजीपति बनना चाहिए, यानी अनैतिक कार्य करके अपन को पूंजीपति नहीं बनना चाहिए। ये इन्होंने बात कही। फिर तीसरा अपन और देख लेते हैं कि इन्होंने कहा कि जो जन्मजात अपन को क्या मिले हुए हैं? विशेषाधिकार, वो समाप्त होने चाहिए। कि राजा का पुत्र राजा ही बन रहा है, वो समाप्त होना चाहिए। उन्होंने क्या कहा कि जो औद्योगिक प्रणाली है, कौन सी प्रणाली? औद्योगिक जो प्रणाली है, उस औद्योगिक प्रणाली के अंतर्गत बराबरी का अधिकार होना चाहिए। ये बात कौन कह है? सेंट साइमन कह रहे हैं। एक समाजवादी विचारक है जिनका कहना है पूंजीपति और श्रमिक वर्ग की इन्होंने पहचान की, शोषक और शोषित वर्ग की पहचान की, सामंतवाद समाप्त हो, पूंजीवाद की इन्होंने समाप्ति की अवधारणा नहीं दी। इन्होंने विशेषाधिकार जो जन्मजात मिले हुए हैं वो समाप्त होनी चाहिए, और औद्योगिक जो प्रणाली है उसके अंतर्गत सब लोग क्या होने चाहिए? बराबरी का अधिकार रखते हुए रहने चाहिए। तो ये सेंट साइमन जी का कहना था। चलो जी, अपने यहाँ पे ये देखो चार्ल्स फूरियर का क्या कहना है। ये देखो, ये क्या कहते हैं कि व्यक्ति को योग्यता के अनुसार, व्यक्ति को क्या होना चाहिए? योग्यता के अनुसार क्या मिलना चाहिए रे? पुरस्कार। कि कोई व्यक्ति उस पुरस्कार के योग्य ही नहीं है, उसके बावजूद भी उसको अगर वो पुरस्कार दिया जा रहा है तो वो तो अन्याय है। तो अपन इसको ये समझ सकते हैं कि चार्ल्स साहब ने ये कहा कि योग्यता सर्वश्रेष्ठ हो। कि राजा है, अगर उसका पुत्र है वो अयोग्य है, राज कार्यों के बारे में उसका बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है, उसके बावजूद भी उसको राजा बनाया जा रहा है, तो वो राज्य के हित में क्या होगा? हमेशा ही नुकसानदायक रहेगा। तो चार्ल्स साहब ने क्या कहा कि योग्यता के आधार पे लोगों को पुरस्कार मिले, योग्यता को सर्वश्रेष्ठ मानना चाहिए, ताकि एक अच्छे राज्य की कल्पना की जा सके। चार्ल्स फूरियर का अपन ने देखा, इन्होंने योग्यता को सर्वश्रेष्ठ माना। फिर ये देखो, ये जो थे लुई ब्लासा, इन्होंने क्या कहा? श्रमिकों के हित सर्वश्रेष्ठ हैं। किसके हित सर्वश्रेष्ठ है? श्रमिकों के हित। यानी राज्य को श्रमिकों के हितों का ध्यान रखना चाहिए और अपने अनुसार किसी भी प्रकार का काम नहीं करना चाहिए। दूसरी चीज इन्होंने क्या दी
कि निजी संपत्ति की अवधारणा जो है उसको समाप्त करना चाहिए, यानी निजी संपत्ति नहीं होनी चाहिए, सम्मान अधिकार सभी को मिलने चाहिए। और दूसरी चीज इन्होंने एक और कही, उसका नाम अपन और देख लेते हैं। उन्होंने कहा कि व्यक्ति को आर्थिक क्षेत्र के अंतर्गत स्वतंत्रता मिलनी चाहिए। जब व्यक्ति आर्थिक क्षेत्र के अंतर्गत स्वतंत्र रहेगा तो वो एक आदर्शवादी जीवन न जी के अपना यथार्थवादी जीवन जीने में विश्वास करेगा और अपना सुख समृद्धि वाला वो जीवन जिएगा। चार्ल्स इसने ये कहा। रॉबर्ट ओवेन ने एक बात कही थी। इन्होंने क्या कहा? इन्होंने कहा कि सहयोग और समन्वय, सहयोग व समन्वय पर बल दिया इन्होंने कि व्यक्ति को मिलकर, आपस में मिलकर कार्य करना चाहिए ताकि एक सशक्त राष्ट्र का निर्माण किया जा सके। तो अपने समझा कि इसके बारे में क्या कथन थे, महत्वपूर्ण जो विचारक थे उनके बारे में अपन ने देखा, और समाजवाद की अवधारणा प्रबोधन काल के बाद में क्यों आई वो पूरा का पूरा अपने विस्तार से चर्चा किया। तो आशा करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा।